अब ये जो आपका टॉपिक है इसका नाम है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, इसमें हम 3 सिद्धांतकारों के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। C.H. कूले, इनका लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, आत्म दर्पण का सिद्धांत। दूसरा जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इनका आत्म व तदात्म का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। आई एंड मी का सिद्धांत पढ़ेंगे। और तीसरे हैं आपके हर्बर्ट ब्लूमर का हम अंतःक्रियावाद पढ़ेंगे, जो सेल्फ के बारे में उन्होंने बताया है। तो तीनों की, विशेषकर C.H. कूले की बात करें तो इन्होंने एक नींव रखी, कहा जा सकता है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की। मीड ने अंतःक्रियावाद से संबंधित औपचारिक सिद्धांत दिया और पहली बार ब्लूमर ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द का प्रयोग किया। इसलिए तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, तीनों के सिद्धांत अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की बात करें तो दोस्तों, इस प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादियों का मानना है कि जो अंतःक्रिया है, जो समाज होता है वो किससे बना है? व्यक्तियों से बना है। और व्यक्ति समाज का निर्माण कैसे करते हैं? एक दूसरे से अंतःक्रिया के द्वारा। और ये अंतःक्रिया जो होती है वो प्रतीकों के माध्यम से होती है। निश्चित प्रतीक होते हैं, उन प्रतीकों का निश्चित अर्थ होता है। जैसे कि जो शब्द हैं या भाषा है, उनका एक अर्थ होता है, तो उसके माध्यम से अंतःक्रिया होती है और तभी अंतःक्रिया समाज का निर्माण करती है। जैसे कि आप अगर हिंदी भाषी से हैं, आपको तमिल नहीं आती और तमिलनाडु में जाएं किसी भी समाज में, वहाँ कुछ बात करें तो क्या समझ में आएगी बात? क्या अंतःक्रिया हो पाएगी अगर आपको उनकी भाषा और उनको आपकी भाषा नहीं आती है? तो ये कठिनाई होगी, अंतःक्रिया नहीं हो पाएगी। जिससे अंतःक्रिया नहीं होगी, प्रतीकों की समझ नहीं होगी, तो समाज में आप सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, है ना? तो इसी तरीके से किसी समाज का निर्माण होता है तो प्रतीक का होना आवश्यक है। प्रतीकों के माध्यम से अंतःक्रिया होती है और इसी अंतःक्रिया के कारण जो है किसी समाज में किसी भी बच्चे का या व्यक्ति का समाजीकरण संभव हो पाता है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। जिस समाज में जो व्यक्ति रहता है उस समाज में उसका उसी तरह से समाजीकरण होता है। जैसे अगर किसी बच्चे को, आपने मोगली देखा होगा धारावाहिक, या मोगली की मूवी देखी होगी, जंगल बुक। उसमें क्या होता है, वो जंगल में रहता है, फिर पशुओं की तरह आचरण करना, पशुओं की तरह चलना, उछलना, कूदना सब सीख जाता है। क्यों? क्योंकि उसका समाजीकरण जानवरों के साथ हुआ है। इसी तरह जो जिस समाज में होता है उसकी अंतःक्रिया उसी तरह की होती है। वो उसी तरह के प्रतीकों से परिचित होता है, उसी को समझ पाता है। इसलिए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादियों का मानना है कि यह जो अंतःक्रिया है एक गतिशील अवधारणा है, या समाजीकरण, व्यक्तित्व का विकास भी एक गतिशील अवधारणा है। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया क्यों गतिशील अवधारणा है? क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रतीकों का अर्थ बदलता रहता है। प्रतीकों का सामान्य अर्थ किसी समाज सापेक्ष ही होता है। किसी समाज में हो सकता है उसका कुछ और अर्थ हो, तो देश काल परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन दिखाई पड़ता है, उसी अनुसार इसकी व्याख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल भाषा का मैंने बताया आपको, इसी तरह अन्य हाव भाव, चेहरे का हाव भाव, हाथ को हिलाना आदि भी हो सकते हैं प्रतीक, जिसके माध्यम से अंतःक्रिया हो सकती है। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद समाज को स्थायी स्वरूप के रूप में देखने के प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। ऐसे समाजशास्त्री जो समाज को स्थायी रूप बताते थे कि प्रत्येक समाज में सार्वभौमिक रूप से समाजीकरण होता है, ठीक है, उसके प्रतिक्रिया के स्वरूप आया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक समाज में समाजीकरण में प्रतीकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और प्रतीक जो हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए अंतःक्रिया एक कैसी अवधारणा है? गतिशील अवधारणा है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार समाज गतिशील है। समाज को निर्मित करने वाली सामाजिक क्रियाएं एवं भूमिकाएं भी बदलती रहती हैं।
इसलिए समाज का अध्ययन संरचनावादी दृष्टिकोण से न करके प्रक्रियावादी दृष्टिकोण से करना यथार्थ के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार प्रतीकों के माध्यम से ही व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करता है। प्रतीकों के अभाव में मानवीय अंतःक्रिया संभव ही नहीं है। प्रतीक का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भाषा है। भाषा सामाजिक संपर्क एवं संचार का महत्वपूर्ण साधन है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करता है। जैसे आप जानवरों की भाषा नहीं जानते, जानवर आपकी भाषा नहीं समझता, तो आपके मध्य अंतःक्रिया नहीं हो पाती। हालांकि ऐसा कई जानवर जो पालतू जानवर हैं, आप कह सकते हैं कि प्रतीकों को आपके कुछ समझने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका समाजीकरण हो जाता है, लेकिन वह आपके अध्ययन का विषय नहीं है, वह मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय है। इसलिए समाज क्योंकि वो आपके समाज में सम्मिलित नहीं हो सकता। आपका जो पालतू कुत्ता है उसको आप समाज में अपने सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, उसे आप एक जानवर की तरह ही पालते हैं। भले ही आप आज के समाज में उसे परिवार के सदस्य की तरह ही इज्जत मिलती हो, रखा जाता हो, लेकिन फिर भी वो आपके समाज का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि व्यक्तियों से ही समाज का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि मानव एक अलग सभ्यता का निर्माण करता है अपने विभिन्न विशेषताओं के कारण और बुद्धि कौशल के कारण, जो कि जानवरों से अलग है। इसलिए समाज दिन प्रतिदिन के लोगों के बीच की अंतःक्रिया का परिणाम है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट ब्लूमर ने किया था। ये चेला था मीड का, लेकिन इसकी औपचारिक शुरुआत जीएच मीड ने कर दी थी। अभी हम पढ़ेंगे मीड का समाजीकरण सिद्धांत। मीड ने विलियम जेम्स, जॉन डेवे और सीएच कूले, जिन्होंने नींव रखी आत्मदर्पण सिद्धांत के द्वारा अंतःक्रियावाद की, उनके विचारों को समन्वित कर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को सैद्धांतिक रूप प्रदान किया था। किसने? मीड ने। अब आइए हम पढ़ते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की पृष्ठभूमि। समाजशास्त्र के अध्ययन उपागम के रूप में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की नींव रखने का श्रेय मूल रूप से चार्ल्स कूले को जाता है। सीएच कूले को उन्होंने आत्मदर्पण अथवा स्वदर्पण की विचारधारा लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी के द्वारा यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रति दूसरे लोगों की धारणा या प्रतिक्रिया के आधार पर अपने बारे में जो प्रतिमा और विचार विकसित करता है वही उसका स्व होता है। इसी के अनुसार व्यक्ति के एक विशेष व्यक्तित्व का विकास होता है। कूले के विचारों के आधार पर ही विलियम जेम्स तथा जॉन डेवी ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व और समाज को समझने की आवश्यकता पर बल दिया। आइए अब हम शुरू करते हैं सीएच कूले की इस अवधारणा को अच्छे से समझते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। दरअसल अब कूले के बारे में हम संपूर्ण चर्चा करें, आपको बता देना चाहते हैं कि 1902 में इन्होंने ये आत्मदर्पण का सिद्धांत अपना प्रतिपादित किया था। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर इनकी बुक थी, उसी में ये सिद्धांत इनका आया था। इनका कहना था कि मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन करना जरूरी होता है। सामाजिक प्रतीकों की पहचान करना जरूरी होता है। अगर हम किसी मानव व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं तो हमको पता चलना चाहिए उस मानव व्यवहार में जो इस्तेमाल हुए प्रतीक हैं, जिनके द्वारा अंतःक्रिया हुई है उस मानव व्यवहार में, उसके क्या अर्थ हैं, उसके बारे में जानना आवश्यक है। दरअसल ये बहुत बड़े एक समाजशास्त्री थे। अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, कहीं मीटिंग में चर्चा हो रही थी। इन्होंने कहा, अचानक से बात कोई हो रही थी, उन्होंने कहा, देखो भैया, मैं वो नहीं हूँ जो अपने आप को सोचता हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ जो कि तुम या समाज जो है मेरे बारे में सोचता है, बल्कि मैं वो हूँ जो यह सोचता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, वो मैं हूँ। देखिए कितनी कठिन भाषा है। लोग उस जैसे आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं, वैसे वहाँ उस समय लोग नहीं समझ पाए। एक बार फिर बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा, मैं वो नहीं हूँ जो मैं अपने बारे में सोचता हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ जो तुम मेरे बारे में सोचते हो। दरअसल मैं वो हूँ जो मैं ये सोचता हूँ कि तुम मेरे बारे में कैसा सोचते हो। अब समझ में आया आपको? अर्थात कि जैसे मैं एक फिगर के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, जैसे आप कोई व्यक्ति हो, ठीक है, और आईने में आप देख रहे हो अपने आप को, आईने में देख रहे हो, अर्थात दर्पण में देख रहे हो। अपने समाज के अनुसार
कि समाज आपके बारे में कैसा सोचेगा या सोचता है। अपने आप को सजते संवारते हो, है ना। अगर महिला हैं तो महिलाओं का वेशभूषा, महिलाएं कैसे दिखनी चाहिए समाज के अनुसार, कैसा आपको बर्ताव करना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दर्पण, वास्तव में दर्पण, एक दर्पण आपके सामने हमेशा काल्पनिक रूप से रहता है, जिसमें आप अपने आप को देखते हो, अपने आचरण को आकलित करते हो कि समाज आपके बारे में ऐसा सोचे या समाज आपके बारे में ऐसा सोचता है। यही दोस्तों लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है, आत्मदर्पण सिद्धांत है। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, जिस समाज में रहता है उस समाज के अनुसार अपने व्यक्तित्व में विकास करता है, उस समाज के अनुसार अपने व्यक्तित्व में वो विकास करता है, व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यही है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। अर्थात इसमें ये महत्व नहीं रखता कि आप अपने आप को कैसे देखते हो, बल्कि ये महत्व रखता है कि समाज जो है आपको किस तरह से देखता है, उस दृष्टि से आप देखते हो अपने आप को। ठीक है, तो इस बात को समझना, यही C.H. कूले की लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है। अतः यह जरूरी है समझना कि समाज मुझे कैसे देखता है और उसी अनुसार अपने आप को ढालना, यही लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है। इतनी सी है थ्योरी, यही इन्होंने बताया। और ये लेकिन बात छोटी है, लेकिन इसमें जो महत्व छिपा है बहुत बड़ा है। व्यक्तित्व के विकास के लिए स्व को समझना, स्व का निर्माण करना, अर्थात अपना निर्माण करना समाज के अनुसार, यही लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है, आत्मदर्पण का सिद्धांत है C.H. कूले का। तो आत्मदर्पण सिद्धांत क्या कहता है C.H. कूले कि इस सिद्धांत के अंतर्गत कूले कहते हैं कि समाज एक दर्पण के समान होता है। व्यक्ति अपने आप को वैसा ही बनाता है जैसे समाज में वो जाता है, जिस समाज में जाता है वैसा ही बनने का प्रयास करता है। जिस प्रकार एक पुरुष अथवा महिला आईने में देखकर सजती संवरती है और अपने को बार बार निहारती है और देखती है कि वह ठीक उसी प्रकार से तैयार हो पाई अथवा नहीं। कहने का तात्पर्य है कि वह जिस समाज में जा रही है उसके अनुरूप अपने को तैयार कर पाया है कि नहीं। इसमें समाज एक दर्पण होता है जिससे व्यक्ति देख करके सीखता है। इसी को कूले के आत्मदर्पण का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पे व्यक्तित्व का विकास, ये प्रक्रिया जो है 3 चरणों में संपन्न होती है। 3 चरणों में आत्म का विकास होता है, सेल्फ का विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। पहले कि व्यक्ति सोचता है कि हम स्वयं अच्छे से रहें, अपने आप अच्छे से रहें ताकि समाज में उसकी स्वीकृति हो, ठीक है, समाज के अनुसार उसका बर्ताव हो। दूसरे चरण में क्या करता है, लोगों के नज़रियों को समझता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, आकलन करता है, देखता है लोगों को, ठीक है, नाक भौं तो नहीं सिकोड़ रहे हैं या मुझे देख के प्रसन्न हो रहे हैं क्या, नज़रिए को भांपता है, समझने का प्रयास करता है। अब जब वो नज़रिया समझ जाता है तो तीसरे चरण में क्या करता है, अपने आप को उसी अनुसार ढालता है। समाज ने समझ लिया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब ये जानबूझकर अच्छा काम ही करेगा, अच्छाई ही करेगा ताकि ये जो नज़रिया है वो समाज का उसके बारे में बना रहे। या अगर समाज गलत सोचता है कि ये तो चोर है, ये तो बेईमान है, तब ये क्या करता है, समाज की नज़रिए को समझ करके अपने आप को ढालता है, अपने अंदर बदलाव लाता है और समाज फिर उसकी तारीफ़ करने लगे, उसको एक्सेप्ट करने लगे एक अच्छे इंसान के रूप में, ऐसा वो प्रयास करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ये सकारात्मक ही होगा, ये नकारात्मक भी हो सकता है न समाज के नज़रिए को न पढ़ पाए सही ढंग से, क्योंकि ये जो समझना होता है ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से हो सकता है। अर्थात समाज के व्यक्ति उसे बता सकते हैं कि तुम ऐसे हो, इस तरह से भी समझ सकता है। अगर नहीं बताते हैं तो इस नज़रिए को अप्रत्यक्ष रूप से समझता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से जब समझेगा तो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे कि कोई कॉपी चेक कर रहा है, आपकी विद्यालय में कॉपी कोई चेक कर रहा है टीचर, उसमें खूब काट पीट कर दिया है, लाल निशान, कहीं गोला कहीं लाल निशान, है ना, कामा जहाँ नहीं लगाया वहाँ गोला कर दिया, तो पूरा एकदम लाल लाल कर दिया। अब आप कॉपी देख करके 2 रूप में सोच सकते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव रूप में आप क्या सोचोगे कि ये टीचर मुझे बताना चाह रहा है
कि तुम्हें इतना सुधार करना होगा एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए, सफल होने के लिए। तब विद्यार्थी क्या करेगा? अपने अंदर सुधार लाएगा ताकि वो उस अनुसार जैसे छात्र की आवश्यकता है वैसा बन सके। दूसरा, नेगेटिव अवधारणा आ सकती है, इतना काटपीट हो गया तो मैं किसी लायक नहीं हूँ। और जब मैं किसी लायक नहीं हूँ, टीचर ये मुझे बताना चाहता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। अब टीचर के अनुसार आप देख रहे हो, टीचर एक दर्पण की भांति यहाँ पर काम कर रहा है ना। तो आपने देखा कि ये टीचर हमको बताना चाह रहा है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तो हम पढ़ाई का, इससे बढ़िया कि हम पढ़ाई छोड़ ही दें, हम किसी लायक नहीं हैं। तो ये देखिए, दो रूपों में कार्य हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। तो इस तरह से समाज हमारे बारे में क्या सोचता है, समाज को एक दर्पण मान करके अपने अंदर अपने व्यक्तित्व को ढालना उसी अनुसार। इसको क्या कहेंगे? लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? कूले का आत्मदर्पण का सिद्धांत कहेंगे। यही इनका सिद्धांत है। इन्होंने व्यक्तित्व के विकास के 3 चरणों की इसमें बात की, जिसके द्वारा इन्होंने अपने आत्मदर्पण सिद्धांत को बताया। इसी को कूले ने आत्मदर्पण का सिद्धांत कहा है। बस इतना सा ही सिद्धांत है। इसके बाद जॉर्ज हर्बर्ट मीड के सिद्धांत को पढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सामाजिक आत्म का सिद्धांत या सोशल सेल्फ थ्योरी। आत्म व तदात्म का, आई एंड मी का सिद्धांत भी कहते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि एक बच्चे के अंदर किस तरह से समाजीकरण उसका होता है, व्यक्तित्व का विकास किस तरह से होता है समाज में, इसमें अंतःक्रिया का क्या योगदान होता है, प्रतीकों की क्या भूमिका होती है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया इसको। आइए हम देखते हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड के विचारों को। देखिए, जॉर्ज हर्बर्ट मीड उन समाजशास्त्रियों में से एक हैं जो विलियम जेम्स और जॉन डेवी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को विकसित करने में हर्बर्ट मीड का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मीड ने सबसे पहले यह स्पष्ट किया कि व्यक्तियों के बीच होने वाली बहुत क्रियाएं उनके अनुभवों और उद्देश्यों से प्रभावित होती हैं तथा इन्हीं के अनुसार सामाजिक घटनाओं के बारे में व्यक्ति की क्रियाओं के अर्थ बदलते रहते हैं। अर्थात आप समझ रहे हैं इस बात को, प्रतीक जो हैं ये उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। कुछ व्यवहार करने का क्या करते हैं, ये आपको कारण उत्पन्न करते हैं, जिसके प्रभाव में आकर ही व्यक्ति उस उत्तेजना के प्रभाव में आकर ही क्या करता है, कोई क्रिया करता है या अंतःक्रिया करता है। और प्रत्येक देश काल परिस्थिति के अनुसार चूँकि प्रतीकों का अर्थ बदलता है, इसलिए क्रियाओं के अर्थ बदलते रहते हैं। इन अर्थों को प्रभावित करने में प्रतीकों का मुख्य योगदान होता है तथा यह प्रतीक भी उस संस्कृति से संबंधित होते हैं जिसका निर्माण स्वयं व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं और अनुभवों से होता है। मीड की पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में प्रतीकात्मक ये मीड की पुस्तक थी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, उनके एक शिष्य ने लिखी थी। ठीक है, उसमें प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के लिए संचार को आधार माना गया है। मीड के अनुसार समाज का आधार प्रतीक है। इन प्रतीकों को हम दिन प्रतिदिन के सूक्ष्म अंतःक्रिया के अनुभव द्वारा सीखते हैं एवं इसकी व्याख्या करते हैं, जो हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ विकसित करता है। इन्होंने बताया कि एक बच्चे का व्यक्तित्व का विकास किस तरह से होता है, अर्थात आत्म से तदात्म तक कैसे वो पहुंचता है। मैं से मुझे बनने की जो प्रक्रिया है उसी को उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है। मैं मतलब जब वो स्वयं से ही अंतःक्रिया करता है, मुझे जब वो समाज की प्रतीकों को समझने लगता है और उन प्रतीकों को समझने का प्रयास करता है, उनको समझ करके अंतःक्रिया भी समाज से करने लगता है, तो उसे क्या कहेंगे, मुझे की अवस्था कहेंगे या तदात्म की अवस्था कहेंगे। आइए इसी को हम देखते हैं। थोड़ा राइटिंग खराब है लेकिन आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। मीड ने यह सिद्धांत व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में प्रतिपादित करता है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास किस तरह से होता है बच्चे से बड़े में। मीड के अनुसार व्यक्तित्व के विकास में अंतःक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात देखिए, इनका सिद्धांत कुछ कूले की तरह ही है, कूले से थोड़ा ही अलग है। आपको जब ये पढ़ेंगे तो कूले जैसा ही लगेगा, लेकिन इन्होंने उनके स्थान पे आत्म और तदात्म का प्रयोग किया है। तो
विकास में अंतःक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अर्थात अंतःक्रिया के ही फलस्वरूप व्यक्तित्व का विकास होता है। अंतःक्रिया में उत्तेजना का या पारस्परिक जागरूकता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अर्थात आप कोई भी प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, आंख मार रहे हैं, अगर मैं जानता ही नहीं हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है, तो अंतःक्रिया हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, है ना। तो उत्तेजना तो होगी लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इसलिए कोई परिणाम उसका नहीं होगा। जैसे एक छोटे बच्चे में, आप छोटे बच्चे के सामने अगर कुछ गणित का सवाल लगा रहे हो, उसको पता ही नहीं क्या है, तो कभी अंतःक्रिया नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है उत्तेजित हो, वो उसको ये रुचि हो जानने में, ये आप क्या कर रहे हो सकता है उसके मन में ये बात आए, लेकिन वो उसको जान नहीं पाएगा, ना तो जानने का प्रयास करेगा, है ना। बस उत्तेजित हो सकता है, इतना हो सकता है। तो पारस्परिक जागरूकता का अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, तभी यह अंतःक्रिया संभव हो पाएगी। बिना जागरूकता के अंतःक्रिया नहीं हो सकती है। और उत्तेजना प्रतीकों के फलस्वरूप आती है, अर्थात प्रतीक ही उत्तेजना लाने का कार्य करते हैं। न सिर्फ प्रतीक बल्कि प्रतीकों की समझ भी होनी चाहिए दोनों तरफ। इन प्रतीकों में भाषा, हंसी, चेहरे का हाव भाव इत्यादि जैसे प्रतीक आते हैं, और इन्हीं प्रतीकों से व्यक्ति उत्तेजित होता है और एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया करके एक दूसरे को प्रभावित करता है। आपने राह चलते किसी को आंख मारी तो थप्पड़ भी पड़ सकता है, और दोस्त को मारी तो गले भी लग सकते हैं, दोनों काम हो सकता है। तो इसी को अंतःक्रिया कहा जाता है। अतः प्रतीकों के माध्यम से ही अंतःक्रिया होती है, और वही अंतःक्रिया व्यक्तित्व का विकास करती है। इसलिए इस सिद्धांत को प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास दो चरणों में होता है, मैं और मुझे में। मैं और मुझे दो चरणों में होता है। मैं का जो विकास होता है, इसको भी दो चरणों में बांट सकते हैं, 0 से 2 वर्ष में और 2 से 7 वर्ष में। 0 से 2 वर्ष में क्या होता है, बच्चा जो है स्वयं से प्रतिक्रिया करता है। भूख लगेगी तो रोएगा, ठीक है, भूख लगेगी तो रोएगा, नींद लगेगी तो सो जाएगा, अपने से ही प्रतिक्रिया करता है, स्वयं से प्रतिक्रिया। इस 2 से 7 वर्ष में क्या होता है, आंतरिक घर्षण होता है उसके अंदर, सोचता विचारता है, बाह्य प्रतिक्रियाएं जो होती हैं, जो कुछ होता है उसके स्थान पे स्वयं को रख करके समझने का प्रयास करता है। जैसे टीचर है तो टीचर की जगह खुद को रख देगा, ठीक है, नाटक करेगा टीचर के स्थान पे रखकर। डॉक्टर है तो डॉक्टर बन जाएगा, नर्स बन जाएगा। स्वयं को समझने का, इन प्रतीकों को जो समाज के हैं उनको समझने का प्रयास करता है वो, लेकिन पूर्ण प्रतिक्रिया कर नहीं पाता है वो। लेकिन जब 7 ईयर से अधिक अर्थात मुझे वाले अवस्था में पहुंचता है, सामान्यतः इतना बताया है मीड ने कि 0 से 2 और 2 से 7 में मैं, और 7 ईयर से लगभग शुरू होता है मुझे, जिसमें वह समाज की बातों को समझ जाता है। यह समझ जाता है कि समाज में किसकी क्या भूमिका है, समझने लगता है, प्रतीकों को समझने लगता है, तब वो मुझे की अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो मैं व्यक्तित्व विकास का प्रथम चरण है, जिसे व्यक्तित्व का जैविकी पक्ष कहा जाता है। इस चरण में व्यक्ति का समाज से कोई लेना देना नहीं होता है, अपितु अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह स्वयं से ही अंतःक्रिया करता है। आसपास घटने वाली सामाजिक घटनाओं से वह प्रभावित नहीं होता है। इस अवस्था में वह सभी को अर्थात दूसरों को अपने समान ही मानता है। खिलौने को भी अपना मानेगा, अपने तरह मानेगा, अपनी माँ को भी अपनी तरह ही मानेगा। सजीव हो चाहे निर्जीव वस्तु हो, सबको वह अपने जैसा मानता है। तो अपने में और दूसरों में, यहाँ तक कि जड़ वस्तुओं में भी अंतर नहीं स्थापित कर पाता है, और सबको एक समान ही मानता है। किंतु अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक दिन उसको दूसरों का बोध होता है, तत्पश्चात उसे अपना बोध होता है, और फिर वो अपने में और दूसरों में और जड़ वस्तुओं में अंतर स्थापित करने लगता है। वहीं से उसके व्यक्तित्व का विकास का दूसरा चरण मुझे प्रारंभ हो जाता है। एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एक बच्चा कुछ दिनों तक सामाजिक घटनाओं के प्रति अनभिज्ञ होता है, छोटा रहता है, क्योंकि उस समय उसके व्यक्तित्व का जैविकी पक्ष निहित होता है, इसलिए उसका समाज से कोई लेना देना नहीं होता। भूख लगने पर स्वतः से ही अंतःक्रिया कर रोने लगता है। किंतु एक दिन अंतःक्रिया के फलस्वरूप माँ द्वारा पीटे जाने पर, मान लो पेशाब कर दिया, पैंट पे कर दिया, बिस्तर पे कर दिया, तो माँ तब डांटेगी, मारेगी उसे, तो रोने लगेगा। और जब रोने लगेगा
तो वो भी पीटेगा, किसी को, माँ को पीटेगा या फिर खिलौने को पीटेगा, और देखेगा कि वो तो रो रहा है लेकिन ये खिलौना नहीं रो रहा है, उसके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। तब जिस प्रकार प्रतिक्रिया उसने माँ के संदर्भ में प्रतिपादित किया था, वैसा प्रतिक्रिया जब खिलौने से नहीं पाता है, तब उसे बोध होता है कि न तो खिलौना मेरा स्थान ले सकता है और न मैं माँ का, अतः माँ एक अलग सत्ता है और खिलौना एक अलग सत्ता है और मेरी एक अलग सत्ता है, अर्थात हम सब अलग हैं। यहीं से जब वो डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता है, भिन्नता करना शुरू कर देता है, यहीं से उसके व्यक्तित्व के विकास का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाता है, जिसे मुझे के नाम से जाना जाता है। मुझे का तात्पर्य व्यक्तित्व विकास के उस चरण से है जहाँ व्यक्ति अपने आसपास पाए जाने वाले दूसरे व्यक्तियों की भूमिका से अंतःक्रिया करता है और उसके पश्चात उसे आंतरीकृत करता है, अर्थात ग्रहण करने लगता है, समझने लगता है। तत्पश्चात जो भी व्यवहार प्रदर्शित करता है वही उसके व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है। इस तरह से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास जिस समाज में रहता है उस समाज के प्रतीकों से, उस समाज की प्रक्रियाओं से सीख कर ही करता है। और ये भी होता है कि ये जो समाज से वो समाजीकरण करता है, व्यक्तित्व का विकास करता है, उस समाज के प्रतिमानों से कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, मतलब श्रेष्ठ भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, जिसके माध्यम से वह समाज में अपनी पहचान स्थापित करता है। चूँकि इस चरण में व्यक्ति दूसरों की भूमिका ग्रहण करता है, दूसरों के जैसा बनने का, करने का प्रयास करता है, इसलिए इसे दूसरों की भूमिका ग्रहण का सिद्धांत भी कहा जाता है। चूँकि वो दूसरों की सामान्य और विशिष्ट दोनों भूमिकाओं को अंतर्कित करता है, इसलिए इसे सामान्यकृत अन्य का सिद्धांत और विशिष्टीकृत अन्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। सामान्यकृत अन्य क्या होता है? जब सामान्य लोग, जितने भी लोग हैं इस समाज में रहते हैं, उन सब की भूमिका को जब वो सीखने का प्रयास करता है, उनके प्रतीकों उनके साथ अंतःक्रिया करता है, तो इसको सामान्यकृत अन्य कहेंगे। विशिष्टीकृत अन्य, जो विशिष्ट लोग हैं, जो विशिष्ट भूमिका, जैसे माँ हो गई, पिता हो गया, टीचर हो गया, इनके साथ जब अंतःक्रिया करना सीखता है, इसे विशिष्टीकृत अन्य कहते हैं। तो इसीलिए इस सिद्धांत को, क्योंकि वो दोनों स्थानों से अंतःक्रिया करना सीखता है, व्यक्तित्व का विकास करता है, इसीलिए इसे सामान्यकृत अन्य का सिद्धांत और विशिष्टीकृत अन्य का सिद्धांत कहा जाता है। किंतु यह जरूरी नहीं है कि वो दूसरे व्यक्तियों की सामान्य भूमिका एवं विशिष्ट भूमिका को अंतःक्रिया करने के बाद ठीक उसी प्रकार व्यवहार प्रदर्शित करें, अपितु वह अपनी तरफ से उसमें कुछ जोड़ या घटा भी सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, और तत्पश्चात व्यवहार प्रदर्शित करता है, और वही जो व्यवहार प्रदर्शित करता है उसके व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है, जो समाज में उसका पहचान स्थापित करता है, तदात्म स्थापित करता है। यही मीड का आत्म और तदात्म का सिद्धांत है। ये जो पहचान है दोस्तों, जो ये तदात्म है दोस्तों, जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, आप अगर एक नेता हैं तो इस समाज में नेता के रूप में आपकी पहचान होगी, फलाना भैया नेता है ना, राजेश भैया नेता हैं। आप एक टीचर हैं तो टीचर के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन कैसे टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं या खराब टीचर हैं, ये आपके व्यक्तित्व का जिस तरह से विकास होगा उसी रूप में जानेंगे। जैसे नेता हैं तो अच्छे नेता के रूप में जाने जाएंगे, बुरे नेता हैं तो बुरे नेता के रूप में जाने जाएंगे। यही आपकी पहचान। तो अब आपने समझा कि व्यक्ति क्या करता है, अपने व्यक्तित्व के विकास के रूप में समाज से जो अंतःक्रिया करता है या सीखता है, उसको अपने व्यक्तित्व के विकास में जिस तरह से ढालता है वही उसकी पहचान बनती है। यह पहचान गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। ये निर्भर करता है कि अंतःक्रिया को उसने किस तरह से ग्रहण किया है, जोड़कर ग्रहण किया है या घटा के ग्रहण किया है। अब हर्बर्ट ब्लूमर के विचारों को पढ़ेंगे। ये मीड का विचार हो गया, हर्बर्ट ब्लूमर के विचारों में आएंगे। हर्बर्ट ब्लूमर बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, ठीक है, ये सिद्धांतों पे कम, ये प्रैक्टिकल चीज़ पर ज़्यादा विश्वास करते थे। तो हर्बर्ट ब्लूमर मीड के विचारों को आगे बढ़ाते हैं, इनके शिष्य रहते हैं तथा अंतःक्रिया के व्यवहारिक स्वरूप की चर्चा करते हैं। तो ये व्यवहारिक थे, बहुत ज़्यादा व्यवहारिक थे, सिद्धांतों पे कम विश्वास करते थे। तो ब्लूमर के अनुसार वस्तुओं एवं प्रतीकों में निहित अर्थ ही हमारी भूमिकाओं का निर्माण करते हैं। ब्लूमर का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद 3 दृष्टिकोणों पर आधारित है। पहला,
मनुष्य अर्थ के आधार पर वस्तुओं की ओर क्रिया करता है। पहले उनका अर्थ समझता है, तभी क्रिया करता है। वस्तुओं का अर्थ दूसरों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया करने से ही निकलकर सामने आता है। जिस तरह के लोग होंगे, उन लोगों के साथ किस तरह की अंतरक्रिया होगी, ठीक है, उसका क्या अर्थ इस व्यक्ति ने समझा, क्या अर्थ इस व्यक्ति ने समझा, तभी अंतःक्रिया संभव होगी। तो इसीलिए दोनों के मध्य क्या अर्थ निकाला गया, उन प्रतीकों का किस तरह की अंतःक्रिया हुई, ये दूसरा इसका दृष्टिकोण है। तीसरा दृष्टिकोण है कि अर्थ को वार्तालाप के दौरान निर्वचन द्वारा संशोधित किया जा हो सकता है इस व्यक्ति ने गलत समझा हो अर्थ को, इसलिए अंतःक्रिया सही ढंग से न हो पाई हो। तो अंतःक्रिया तब सही होती है जब दोनों समझाते हैं कि नहीं भाई आप गलत समझ रहे हैं, मेरा तो ये मतलब था। होता है ना कभी कभी आप जब अंतःक्रिया करते हैं, पहले उस प्रतीक का अर्थ समझते हैं, अर्थ के बाद फिर वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप के दौरान ये पता चलता है कि हमने तो गलत अर्थ समझ लिया था प्रतीक का, तो उसमें संशोधन किया जाता है। तो ये व्यवहार में कैसे अंतःक्रिया होती है ये समझाया है किसने? ब्लूमर ने। ब्लूमर का मानना था कि जो प्रतीकों का सामान्य अर्थ होता है किसी भी समाज में, ऐसा जरूरी नहीं कि दो लोग अगर अंतःक्रिया करें तो उन प्रतीकों का वही अर्थ समझें। इसलिए जरूरी है कि व्यवहार में वो क्या अर्थ समझ रहे हैं, किस तरह से संशोधित कर रहे हैं उन प्रतीकों के अर्थों को, तभी अंतःक्रिया को समझा जा सकता है। ब्लूमर के अनुसार अंतःक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं को समझकर अपने अंतःक्रिया की दिशा को निर्धारित करते हैं। ब्लूमर कहते हैं कि बाहरी पर्यावरण व्यक्ति की भूमिका को प्रभावित तो करता है लेकिन निर्धारित नहीं करता है, क्योंकि व्यक्ति समझता है कि इन प्रतीकों का क्या अर्थ है, तभी वो बाह्य पर्यावरण का अध्ययन तो करता है, उससे प्रभावित भी होता है, लेकिन वो बाह्य पर्यावरण चूँकि प्रतीकों की समझ होने के कारण उसे निर्धारित नहीं करता है। किसी परिस्थिति विशेष में व्यक्ति किस तरह की भूमिका का संपादन करेगा, यह उसके स्व के द्वारा, स्व मतलब व्यक्तित्व के द्वारा निर्धारित होता है कि किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति किस तरह की भूमिका का संपादन करेगा। ब्लूमर के अनुसार स्व में परिवर्तन होने के कारण, अच्छा स्व का निर्माण कैसे होता है? इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से, अंतःक्रिया के माध्यम से। तो ब्लूमर के अनुसार स्व में परिवर्तन होने के कारण भूमिका में भी परिवर्तन होता है तथा सामाजिक क्रिया के अर्थ एवं प्रतीक भी परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए समाज का स्थायित्व के रूप में अध्ययन न कर एक प्रक्रिया के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया औद्योगिक जो प्राचीन समाज था, ठीक है, अनौद्योगिक समाज था, आदिम समाज था, उनमें प्रतीकों का जो अर्थ था, वही समाज जब औद्योगिक समाज में आता है तो उस समाज में जो बस्तियां थीं उसका अध्ययन, और औद्योगिक समाज में शहरों में जो स्थित बस्तियां हैं उनका अध्ययन हमें एक ही मापदंड पे नहीं करना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि क्या परिस्थितियां हैं इन प्रतीकों में जो वहाँ पर इस्तेमाल होते थे, वर्तमान में क्या क्या दृष्टिकोणों में परिवर्तन आए हैं। इसका अध्ययन किए बिना हम उस प्रक्रिया का, अंतःक्रिया का मूलतः अध्ययन नहीं कर सकते हैं। और परिस्थिति में परिवर्तन के अनुसार परिस्थिति में परिवर्तन होता है तो प्रतीकों में भी और उनके अर्थों में भी परिवर्तन संभव होता है। इसलिए अंतःक्रिया एक गतिशील अवधारणा है, इसको व्यवहारिक रूप में समझने की आवश्यकता है, न कि स्थायित्व के रूप में। यही ब्लूमर का सिद्धांत था। हर्बर्ट ब्लूमर यह सुझाव देते हैं कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद 3 मुख्य बातों पर आधारित है। पहली बात यह है कि मनुष्य वस्तुओं के उन अर्थ के आधार पर कार्य करता है जो अर्थ वह उन चीज़ों या वस्तुओं से ग्रहण करता है। जैसे औद्योगिक समाज में है तो उद्योगों से संबंधित जो भी समाज के व्यक्ति हैं उसकी जो विशेषता है, उन्होंने जो अंतःक्रिया की है उससे ग्रहण की है। पेड़ या कुर्सियों या मनुष्यों जैसे मित्र या शत्रु, या यहाँ तक कि स्कूल या सरकारी भवन जैसी संस्थाएं जो कि अपने आप में भौतिक वस्तुएं, ऐसी चीज़ों में सम्मिलित हो सकती हैं, इन प्रतीकों में या प्रतीकों को प्रभावित करने वाली चीज़ों में सम्मिलित हो सकती हैं। इसका दूसरा आधार यह है कि ऐसी बातों का अर्थ सामाजिक मेल मिलाप से ग्रहण किया जाता है जो किसी की संगति से मिल सकता है।
तीसरा आधार यह है कि इन अर्थों को व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है। मतलब बता दें कि ये भैया इस प्रतीक का यह अर्थ है, तो व्यवहारिक तरीके से भी संशोधित किया जा सकता है। तीसरा आधार यह है कि इन अर्थों को व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जो कोई व्यक्ति किसी वस्तु से व्यवहार के अंतर्गत प्रयोग की जाती है। अभी मैंने जो 3 आपको बताए प्रक्रियाएं, 3 दृष्टिकोण बताए। इसलिए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का अर्थ है कि केवल 2 प्रमुख विचारों से निकलने वाले अर्थ से है, जिसके अलग अलग स्रोत हों। इसके स्थान पर यह लोगों के बीच वार्तालाप की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले अर्थ को देखता है। यहाँ पर संक्षेप में ब्लूमर के उपागम के मूल को उनके 3 प्रस्तावों में समाहित किया जा सकता है। पहला यह है कि मनुष्य दूसरे लोगों और चीज़ों के अनुरूप कार्य करता है, जो अर्थ उन लोगों या चीज़ों को दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि भाषा मनुष्य को एक ऐसा साधन प्रदान करती है जिसके द्वारा प्रतीकों के माध्यम से अर्थ के बारे में वार्तालाप की जाती है। तीसरी बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के विचार प्रतीकों की व्याख्या को संशोधित करते हैं। लोग इस प्रकार अपने जीवन अनुभवों और दृष्टिकोणों के आधार पर स्थितियों को विभिन्न तरीकों से परिभाषित करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादियों हेतु व्याख्या बहुत अहम है। तो व्याख्या को ये महत्व बताते हैं और व्यवहार में चीज़ों को ज़्यादा समझने पर जोर देते हैं। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में ब्लूमर का सिद्धांत इसीलिए ज़्यादा महत्व रखता है क्योंकि व्यवहारिक है बहुत ज़्यादा इनका सिद्धांत। ठीक है, इन्हीं तीनों दृष्टिकोणों पे इन्होंने बल दिया है पूरे अपने सिद्धांत पे। ठीक है, अर्थ समझो, न समझ में आए तो व्यवहार जब होगा तब समझ में आएगा, तब भी न समझ में आए तो एक दूसरे से पूछ लो भैया इस प्रतीक का क्या अर्थ था, तो अगर कुछ अंतर हो तो उसमें संशोधन कर लो। इस तरह से अंतःक्रिया पूर्णतया संभव हो सकेगी। ब्लूमर यह चाहते हैं कि समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए एक ऐसा पद्धति शास्त्र विकसित किया जाए जो कि मानवीय अंतःक्रिया को उचित मान्यता दे सके। केवल कार्य कारण संबंध स्थापित करना विषय को अत्यंत सरल बना देगा। मतलब ये कह देना कि ये क्रिया इसलिए हो गई क्योंकि इसका कारण यह था, यह परिणाम इसलिए निकला क्योंकि इसका कारण यह था, जबकि हम परिस्थितियों को और उसके अंदर किस परिस्थिति में कौन कौन से प्रतीक किस तरह की अंतःक्रिया हुई कि यह समव्यवहार हुआ, ये बिना जाने अगर हम सिर्फ कार्य कारण संबंध के आधार पर ये निर्णय निकाल देते हैं, निष्कर्ष निकाल देते हैं, तो वो तार्किक या प्रासंगिक नहीं होगा। जैसे उदाहरण के द्वारा मैंने बताया आपको, यह दावा किया जाता है कि औद्योगिकरण ने संयुक्त परिवारों को एकाकी परिवारों में बदल दिया है। इस प्रकार का कार्य कारण संबंध स्थापित करना न केवल अनुचित है अपितु अवैज्ञानिक और अव्यवहारिक भी है। ब्लूमर के अनुसार स्वयं औद्योगिकरण ने संयुक्त परिवार को विकसित नहीं किया है। औद्योगिकरण में ऐसी कोई अनिवार्यता तो है नहीं। अगर आप विशेषता लिखें औद्योगिकरण की तो ऐसा तो नहीं लिखेंगे कि औद्योगिकरण में संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में विकसित हो जाता है, या ऐसी कोई अनिवार्यता तो है नहीं। लेकिन ऐसी परिस्थितियां औद्योगिकरण जरूर उत्पन्न कर देता है कि संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में तब्दील हो जाता है। यह विघटन तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों एवं पारिवारिक जीवन के बारे में लोगों द्वारा लगाए गए अर्थों एवं व्याख्याओं के फलस्वरूप घटित हुआ है। तो इन व्याख्याओं को, इन अर्थों को समझना आवश्यक है। औद्योगिकरण ने जिन परिस्थितियों को उत्पन्न किया है उनमें पारिवारिक सदस्यों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं का परंपरागत स्वरूप बदल गया है। परिवार से बाहर सामाजिक अंतःक्रियाओं के स्वरूप भी बदले हैं, बाहर के लोगों से भी। फलतः पारिवारिक जीवन की परिभाषा भी बदली है। इस बदले हुए अर्थ या परिभाषा में संयुक्त परिवार फिट नहीं बैठता है। इस कारण उसके स्वरूप को भी बदलना पड़ा है। दूसरे शब्दों में, परिवर्तित अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत जब पारिवारिक जीवन की व्याख्या ही बदल जाती है तो परिवार का पुराना स्वरूप अर्थात संयुक्त परिवार अर्थहीन हो जाता है और उसे एक नया अर्थ देने के लिए एकाकी परिवार का उदय होता है। इस प्रकार संयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवार का आना वास्तव में बदली हुई अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया के संदर्भ में पारिवारिक जीवन को दिए गए अर्थों का ही एक प्रतिफल है। अतः ब्लूमर का सुझाव है कि समाजशास्त्री शोधकर्ताओं को कुछ बने बनाए पूर्व निर्धारित निष्कर्ष में ही अपने अध्ययन परिणामों को फिट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्ता लगाए गए अर्थों को समझना होगा। इसके लिए उन्हें उस क्रियारत इकाई की भूमिका को अदा करना होगा
जिसके व्यवहार का अध्ययन वे कर रहे हैं। उसे गहराई से समझना होगा, उस परिस्थिति में उसका अध्ययन करना होगा, जाकर देखना होगा कि संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार में किस तरह के परिवर्तन आए हैं, उनकी अंतःक्रियाओं में किस तरह का परिवर्तन देखा गया है। एक ग्रामीण परिवार जो संयुक्त परिवार है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं और किस तरह की किसकी भूमिका है। और एकाकी परिवार जो औद्योगिक समाज में पाया जाता है, वहाँ पे देखिए कि औद्योगिक समाज ने किस तरह से परिवारों को प्रभावित किया है। आय, चाहे फिर उनके रहन सहन का तरीका हो, खान पान, वेशभूषा, ये सभी परिवर्तित हुए हैं। तब जाकर के एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार वर्तमान में एक अलग अवधारणा बन गई है। एकाकी परिवार इसलिए फिट बैठते हैं औद्योगिक समाज में, क्योंकि जो सामान्य अर्थ औद्योगिक समाज में अंतःक्रियाओं के लगाए जाते हैं, उसमें संयुक्त परिवार फिट नहीं बैठता है, बल्कि एकाकी परिवार फिट बैठता है। एकाकी परिवार उसमें सर्वाइव कर सकता है, वही ज़्यादा व्यवहारिक है। ब्लूमर ने अंतःक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं बतलाई हैं। अंतःक्रिया की अवस्था में प्रतीकात्मक रूप से व्यक्ति स्व को वस्तु के समान रखता है। दूसरे व्यक्ति के संकेत भी वस्तु के समान स्थिति के बीच लाए जाते हैं। दूसरा, सामाजिक नियम, प्रतिमान या मूल्य आदि प्रत्याशाएं वस्तु के समान स्थिति के बीच प्रतीकात्मक रूप से लाई जाती हैं। और तीसरा, मनुष्य में प्रतीक सृजन की क्षमता है, इसलिए वस्तु के रूप में कोई भी प्रतीक स्थिति के बीच वह लाई जा सकती है। प्रतीकों का जन्म कभी भी किया जा सकता है। नए नए प्रतीक आ रहे हैं, सेल्फी आ गया है ना, ये भी एक प्रतीक है। पाउड बनाकर लोग सेल्फी खिंचाने लगे, ये भी एक नए प्रतीक है। तो नए नए प्रतिमानों का जन्म हो रहा है ना। नए नए शब्दों को आप देखते होंगे, अक्सर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आ जाते हैं। ये सब क्या है? प्रतीक, नए नए प्रतीक। और फिर उनका उसी समाज में सामान्य अर्थ निकाला जाता है। फिर अंतःक्रिया की जाती है। फिर जब आप उन शब्दों का यूज करोगे किसी के लिए, अगर वो आपके सामने फेसबुक पे वो भी है, कई दिनों से उन प्रतीकों का अर्थ समझता है, तो अंतःक्रिया आप में संपन्न हो जाएगी। नहीं संपन्न होगी तो आपसे पूछेगा, ये भाई आपने क्या किया है, ये क्या लिख दिया है, तो आप उसको समझाओगे। जो समझाओगे तो संशोधन करेगा अपने विचारों में। वो कुछ और समझ रहा होगा, लेकिन फिर उसको असल में बात समझ में आएगी कि आपने बात क्या कही है उसे, तब आपके बीच अंतःक्रिया संभव हो पाएगी। और जब अंतःक्रिया संभव हो पाएगी तो समाजीकरण उसी प्रकार आपका हो जाएगा, तो उसी अनुसार अपने आप को ढाल लेगा वो। बस यही है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत। कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिएगा, फिर से समझा देंगे। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लीजिएगा, समझ में आया कि नहीं पूरे सिद्धांत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।